अब चलिए अगले टॉपिक का बात करते हैं। अपना अगला टॉपिक होगा देखिए, ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है, फिर भी आज टोटल पॉइंट को जो बीच में इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिए और जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो कंसेप्ट के रूप में पूछा जाता है, उन सारे पॉइंट को आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना हेडिंग होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको एक पॉइंट दिया था और इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे इसके विषय में समझा रखा है, इसके विषय में आपको डिटेल भी कर रखा है। अब चलिए उसी चीज़ को एक बार रिवीजन के तौर पे आपको कराते हैं हम, कि अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक x, एक y और एक z। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है मेरा, आप समझ पा रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेरा यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, देखिए, और ये मेरा z एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है x एक्सिस, y एक्सिस और ये अपना z एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो कैसे आओगे x, y और z, इस पॉइंट पे चले जाओगे। तो वहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना पॉइंट A है, ऑलरेडी पहले भी हमने A माना था, जिसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है। आप समझ रहे हैं इस बात को। और यह मेरा ओरिजिन है, जिसका अगर पोजीशन बताए तो 0, 0 और 0 3D में बोलते हैं O। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ओरिजिन मान लो टेल और उस पॉइंट को मान लो हेड, और टेल से हेड के तरफ एक वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन किधर हो, एरो किधर हो, O से A के तरफ हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि OA वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर A। ये क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, मेरा पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर A। ये क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो हम पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या समझेंगे, आप हमेशा दिमाग में याद रखना। पोजीशन वेक्टर मीन्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितना बार आपको समझा रखे हैं, फिर भी मैंने लिखा है इसे डिटेल में। अगर जब आपको इतना पता है तो आप अगला काम कर सकते हैं। क्या, आपको जब ये पता है तो अगला काम कर सकते हैं। सर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, पेज कुछ जनरेट कर लिया जाए, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अगला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। टोटल पॉइंट को जो पढ़े हैं उसको यहाँ पे एक बार फिर समझा दिया जाए। क्या बोलेंगे, दी वेक्टर। यहाँ पे समझाने का काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये टोटल चीज़ डिस्कस हो रखी है, तो आपको सिर्फ नोट करा देना है। अगर और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करते हुए आप मतलब आपको याद दिलाते हुए निकल जाना है। दी वेक्टर OA, और इसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। और क्या बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। जो हमारा A का कोऑर्डिनेट था उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यही तो समझा है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर वेक्टर OA को लिखना होगा या वेक्टर A को, तो अगर x कंपोनेंट मुझे पता है, मतलब x कोऑर्डिनेट पता है तो उसमें i कैप लगा दो, y कोऑर्डिनेट पता है तो उसमें j कैप लगा दो, और z कोऑर्डिनेट पता है तो उसमें k कैप लगा दो। अपना हो गया ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बातें आती है कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर बताना हो किसी प्लेन में 2 पॉइंट का, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने माना क्या है, मेरा x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है और ये अपना z एक्सिस है,
और इस प्लेन में कोई 2 पॉइंट है, प्लेन बोलिए या स्पेस बोलिए, 2 पॉइंट हम लोग स्पेस में ले रहे हैं। वहीं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये अपना जेड एक्सिस, एक पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया, दूसरा पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, ठीक है। तो एक पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ ए, दूसरे पॉइंट को लिख रहा हूँ बी, और इस ए पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x1, y1 और z1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, x2, y2 और z2। तो पोजीशन वेक्टर बना लो सर, तो ओ से ए के तरफ मिलाओ लाइन, ओके सर। जो ओ ए वेक्टर बना ये क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हुआ। ओ से बी को मिलाओ, जी सर, तो ओ बी ये क्या है सर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप मुझे ए बी वेक्टर को अगर हमसे पूछा जाए कि आप ए बी वेक्टर को हमें लिख के बताओ, रिप्रेजेंट करके बताओ, क्या होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ए बी बोला तो ए पॉइंट को हेड मान लो और बी पॉइंट की तरफ एरो दे दो, ठीक है। ए टू बी वेक्टर बनाओ, ठीक है। एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए से बी के तरफ, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद जो ये ट्रेंगल बना इसमें ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। हमें पता है ओ ए वेक्टर है और सेम ऑर्डर में क्या है, ए बी वेक्टर है, तो ओ बी वेक्टर जो कि अब देखिए ना, ये अगर मेरा किस में होगा, क्लॉकवाइज में, तो ओ बी वेक्टर किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। तो हमें पता है कि अपोजिट वेक्टर क्या देगा, रिजल्टेंट। ऑलरेडी ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझा रखे हैं, बार बार नहीं बोल पाएंगे हम, उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें ए बी वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ओ बी वेक्टर में से क्या करो, ओ ए वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देख रहे हो आप, जब भी आपको 2 पॉइंट से किसी वेक्टर को बनाना होगा तो जो फाइनल पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर लिखो, और उसमें से जो इनिशियल पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अगर हमसे यहाँ से बोलता कि बी ए वेक्टर को बताओ, तो हम क्या करते, बी से ए की तरफ वेक्टर बनाते, यही तो बनाते हैं, बी को मानते टेल और ए को हेड मानते हुए बी टू ए वेक्टर बनाते। तो अगर हमसे बोला जाता है बी ए वेक्टर बताओ, तो मैं क्या करता, फाइनल पॉइंट क्या है, ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते, माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है बी, तो ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर यहाँ से अगर आपको लिखने की इच्छा हुआ इस पॉइंट में, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2, और इसमें लगा दो वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो क्या करो, आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और इसमें से माइनस किसको करना है, इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर दें, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हमें पता है अगर कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो जिसका कोऑर्डिनेट है उसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्ट आप अटैच कर दो, काम खत्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और देखो माइनस में कैसे होता है एडिशन, कैसे होता है वेक्टर में, हम सीखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा हो, मैं अभी बता रहा हूँ, और जो बच्चे तेज होंगे अभी मैं बोल रहा हूँ, यही प्रक्रिया चलती है वहाँ भी, अभी ही समझ जाओगे। आप x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से घटाओ या x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से जोड़ो। अगर यहाँ प्लस भी रहता तो हम x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से ही जोड़ते, जैसे ये x कंपोनेंट है, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो x कंपोनेंट से जोड़ते, अगर माइनस है तो हम x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से ही घटाएंगे। तो अगर करोगे तो कैसे कितना आएगा, x2 माइनस x1 और आई कैप कॉमन ले लो, प्लस y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से घटाएंगे तो y2 माइनस y1 जे कैप, और यहाँ पे क्या है z2 को क्या करेंगे, z1 से घटाएंगे, मतलब
जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से घटाएंगे, Z2 माइनस Z1 के कैप। ठीक है, तो आप रूल समझ गए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी आगे बात करते हैं। और देखिए जो आगे वाला बात है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी कंसेप्ट का है, तो आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन कीजिए। और मैं इसे लिख रहा हूँ नोट में, और नोट मेरा है ये पहला, और मैं इसे कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या, कंपोनेंट, सेट ऑफ वेक्टर दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ components are possible for a given vector। मतलब क्या कि अगर मेरे पास कोई दिया गया वेक्टर हो तो मैं उसे इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये दे रखा है 12 आई कैप, तो सर इसमें तो सिर्फ एक कंपोनेंट दिख रहा है। नहीं भैया, इसे ही आप अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो। कैसे, हम 12 आई कैप को लिख सकते हैं आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, प्लस 12 टाइम्स। समझ रखे हैं। अगर किसी को इच्छा किया कि नहीं ऐसे नहीं तोड़ूं, आई कैप डिवाइडेड बाई 2, आई कैप डिवाइडेड बाई 2, एक आई कैप को तोड़ा, वैसे इस आई कैप को भी तोड़ सकता है, आई कैप डिवाइडेड बाई 2, आई कैप डिवाइडेड बाई 2। तो आप बताओ कितना टर्म बनेगा, 1 से 2, तो वैसे ही 12 टर्म है तो कितना बन जाएगा, 24 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। अगर कोई 3 से कर दिया तो 1 से 3, तो 12 से 36 टाइम करना पड़ेगा। आप समझो, आई कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई कैप डिवाइडेड बाई 3, एक को लिखते ऐसे ही सबको लिखते डॉट 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 डॉट, तो कितना हो जाता है 36 टाइम्स। तो आप देख रहे हो, आप मतलब एक ही वेक्टर को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को बहुत सारे कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। और सेट ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं, ये एक एक सेट बनाया, देखिए एक ही को वेक्टर को मैंने दूसरा सेट क्रिएट कर दिया, एक ही वेक्टर को फिर तीसरा सेट मैंने क्रिएट कर दिया, ये अपने ऊपर है। या आप समझ सकते हैं इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर पॉसिबल फॉर अ गिवन वेक्टर। दोनों वर्ड में से जो भी आपको समझ में आए इजी तरीका से आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर है और मैं इस वेक्टर का नाम वेक्टर पी दे रहा हूँ। तो सर इस वेक्टर पी को बनाने में अगर मैं इसे रिजल्टेंट वेक्टर मान रहा हूँ तो इसके कंपोनेंट कितने पॉसिबल होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक वेक्टर ए बनाया, मैं दूसरा वेक्टर बी बनाया, मैं तीसरा वेक्टर सी बनाया, मैं चौथा वेक्टर डी बनाया, मैं पांचवा वेक्टर ई बनाया, मैं छठा वेक्टर एफ बनाया, और ये मेरा क्या हो गया, सातवां वेक्टर जी हो गया। समझ रहे हैं। तो कितने वेक्टर को मिलाया मैंने, वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, इतने वेक्टर को मिलाया। इन सारे वेक्टर का कंपोनेंट को एक साथ जोड़ा जाए, मतलब अगर मैं इसे मान लूँ कि वेक्टर पी का एक कंपोनेंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है, छठा एफ है और सातवां
जी है, तो इन सब कंपोनेंट का सम किसके इक्वल होगा, वेक्टर पी के इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, कोमा वेक्टर जी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है। इज अ कंपोनेंट सेट ऑफ वेक्टर पी। अच्छा मान लीजिए दूसरा, आप देखिए क्या दूसरा सेट बना सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने सेम वेक्टर पी को रखा, सेम वेक्टर पी को रखा, और उसके बाद मैं इसके कंपोनेंट को बना रहा हूँ। देखिए ये मेरा क्या है, वेक्टर ए है, मैंने दूसरा वेक्टर बी ले लिया, मैंने तीसरा वेक्टर सी ले लिया, और ये मेरा चौथा वेक्टर डी हो गया। तो देख रहे हैं इस बार मैंने 4 ही वेक्टर से कंपोनेंट बना दिया। किसी को मन करता तो 5, 6, 7, 8 जितना मन कर लेते जाओ। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सब क्या है, इज अ कंपोनेंट सेट ऑफ वेक्टर पी। समझ रहे हैं। तो मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाया। आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप क्या करोगे, सेम काम कमेंट करो, पता चल जाएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सब कुछ पढ़ा रखे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट that can be taken for a given vector। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस प्रकार का है, प्लेन वाला है या स्पेस वाला है, मतलब 2D है या 3D है। तो यहाँ लिखा क्या वर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ना है वह कितना है जी, 2D या 3D। तो मैक्सिमम कितना है, 3D। तो वही मैं यहाँ पे अगर बोला जाए कि किसी वेक्टर को मैक्सिमम कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हैं, तो मैं मेंशन नहीं करने के कारण मैं मानूंगा कि मैक्सिमम कितना में तोड़ सकता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3। तो मैं इसे लिखूंगा कितना, वेक्टर इज कितना हो जाएगा, 3। समझ रहे हैं। और देखिए ध्यान दीजिए, अगर लिखता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, that can be taken for a, यहाँ पे देखिए यहाँ मेंशन कर देगा for a given vector in, और मैंने इधर मेंशन कर दिया स्पेस लिख दे या 3D लिख दे। तो अब रेक्टेंगुलर पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है मैक्सिमम, और मेंशन कर दिया 3D, तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 3 इज 3। क्लियर है टोटल कंसेप्ट। अगले पॉइंट में देखिए, स्टार्ट करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाला कोई बात नहीं है, मैंने टोटल चीज़ पढ़ा रखा है, तो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और उसे एनालाइज करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर, शॉर्ट में लिख सकता हूँ कंपोनेंट्स
ऑफ अ वेक्टर इन, कहाँ पे, स्पेस वहाँ मेंशन था या 3 डिमेंशन था, इन अभी हम मेंशन कर देगा प्लेन या 2D, तो कितना हो सकता है, 2, हमें पता है, इज कितना होगा 2, समझ गए। अगर 2D होता है तो मेरे कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं, x कोऑर्डिनेट y, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे 2 मिलेगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर 3D होता है तो कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है, x y एंड z, तो कितने कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स में, तो हमारा कितना हो जाएगा, x y, इसको हटाते हैं, और किस में, z कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से पता चला अगर प्लेनर मेंशन कर देगा तो आपका काम बन जाएगा, या 2D मेंशन कर देगा तो भी काम बन जाएगा, स्पेस मेंशन कर दे तो भी काम बन जाएगा, 3D मेंशन कर दे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन काम कम नहीं बनता जब जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे मेंशन ही नहीं करता, सिर्फ लिखता मैक्सिमम और उसके बाद दे देता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आप समझ जाओ कि कितना किसका बात कर रहा है, 3D का या स्पेस का, उसमें कितना पॉसिबल होंगे, 3। चलिए कुछ पेज जनरेट कर लेते हैं, अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब देखिए जो अगला पॉइंट है वह भी बहुत इजी है लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल है, तो आप कंसेप्ट के चीज़ों के समय थोड़ी सी कंसंट्रेशन को बढ़ाए रखना है, मैंने यही बोला है। तो आप कंसंट्रेशन में मान के चला हूँ कि आप सारे लोग बढ़ाए हैं। चलिए, और इसी के दौरान जब आप हाई कंसंट्रेशन में हैं, जब आपकी पूरी फोकस हमारे स्क्रीन पे है, उस समय मैं बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट को, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में बी, क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो दोनों संभावनाएं होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन किसी भी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये मैंने लिखा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, इधर कोई भी मैग्नीट्यूड की बात करता है वह एक्स एक्सिस के अलोंग करे, वाई एक्सिस के अलोंग करे या जेड एक्सिस के अलोंग करे, तीनों में से किसी का भी बात करे, तो आप ये एकदम दिमाग में फिट कर लो कि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो कंपोनेंट वेक्टर कैन नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं समझा दूंगा। मैंने एक वेक्टर लिया एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हुए, और आपके एग्जाम्पल के लिए मैं 60 डिग्री पे ले लिया। सिर्फ मेरा यही एक्स कोऑर्डिनेट है और ये अपना वाई कोऑर्डिनेट है, और इस बार इसी वेक्टर ए को ही मैंने अलग एंगल पे रखा और यहाँ पे शो किया। अब इस बार मुझसे कोई एंगल पूछे तो मैं इसे बोलूँगा कितना है, 110 डिग्री, तो यहाँ 90 हो गया, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा अपना 20 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मेरा ए का कंपोनेंट पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैं मान रहा हूँ कितना, अपने सुविधा के अनुसार 5। तो इसका एक्स कंपोनेंट पूछा जाए वेक्टर ए का, तो आप क्या बताओगे, सर 5 है, और अगर एंगल पता है तो 60 डिग्री लगा लो, ये अपने एक्स कंपोनेंट हो गया। अगर वाई कंपोनेंट पूछा जाए तो 5 है, और इसमें क्या करो सर, अगर एंगल 60 वाला लेना है तो साइन लिख लो, साइन 60 डिग्री, टोटल समझा रखे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्स कंपोनेंट, तो ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे वाई कंपोनेंट अगर वेक्टर ए का पूछूं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक्स कंपोनेंट पूछूं तो क्या बताओगे आप, निगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा माइनस, और कितना 20, और यहाँ पे एंगल नहीं पता है तो कितना लिखूंगा, साइन 20 डिग्री। सॉरी, मैग्नीट्यूड कितना मैंने माना है 5, तो मैं लिखूंगा -5 साइन 20 डिग्री।
अगर इधर लिखना होगा तो कितना लिखूंगा मैं 5, और यहाँ पे एंगल पता है cos 20 डिग्री। तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा x कंपोनेंट क्या आ गया, निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या करेंगे, इसे मॉड में ले लेंगे। जब आप मॉड में ले लोगे तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या देगा, ये पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसी बात को मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की, और अपना अगला पॉइंट क्या है, 4। इसे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए पहले लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि दी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along इट्स परपेंडिकुलर का ये सिंबल दिया हूँ, और मैं पूरा लैंग्वेज में भी लिख रहा हूँ। अगले बार से मैं यही सिंबल यूज करूँगा परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज कितना होगा जी, 0। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा लिखते लिखते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक वेक्टर है, मैंने यहाँ x बनाया, एक y बनाया, और मैंने बोला मेरा जो वेक्टर है कहाँ पे है, यहाँ x एक्सिस पे है। ये इस वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर p, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p कितना है, मैं मान रहा हूँ 5। तो मैं पूछूं कि वेक्टर p का x कंपोनेंट बताओ, x कंपोनेंट, तो अगर मैग्नीट्यूड में बताओगे तो 5 हो जाएगा, और कितना, इस यह वेक्टर x एक्सिस पे ही लाई कर रहा तो कितना एंगल बनाएगा, 0, तो cos 0 डिग्री। कितना हो गया, 5 cos 0 का वैल्यू 1, कितना गया 5। मैं पूछूं कि y कंपोनेंट बताओ, तो वेक्टर p y से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, 5, और अगर एंगल पता है तो लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ना कि जो भी वेक्टर है उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमारा कंपोनेंट पूछा गया तो कितना आया, इधर कंपोनेंट कितना आया, तो बताओगे आप 0। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दूसरा एग्जांपल देखिए, इधर y एक्सिस पे सेम वेक्टर p जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो मैं पूछूं कि इधर कंपोनेंट बताओ, तो इधर y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वेक्टर p, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल पता है तो 5 cos 0 डिग्री एक कंपोनेंट होगा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो कितना मिल जाएगा मुझे, 5। अगर मैं पूछूं x एक्सिस में बताओ तो कितना लिखोगे, सर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, 5 एंगल जितना मिल रहा है उसमें क्या लगा दो, cos, और कितना लिखो, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, 0। तो देख रहे हैं वेक्टर p है along y एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर क्या है, x एक्सिस, तो इसका कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या होगा, 0। और z एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तो वेक्टर p का अगर z कंपोनेंट पूछा जाए तो भी कितना होगा, z कंपोनेंट पूछा जाए तो भी कितना होगा, 0। z कंपोनेंट पूछा जाए तो भी कितना होगा, 0। अगर हम आपसे z कंपोनेंट पूछे तो भी कितना होगा, 0। तो देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, अगर मेरे पास कोई वेक्टर x है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। अगर किसी वेक्टर को हमने किसी भी एक एक्सिस पे शो कर दिया, मैंने शो कर दिया x पे, ठीक है, वेक्टर p को, तो मैं पूछूंगा कि इधर इसका कंपोनेंट कितना होगा, तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर p का कितना है, 5 है, तो कितना लिखोगे, 5, और एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा, 5।
लेकिन बाकी y में कोई पूछे तो भी 0 और z में कोई पूछे तो भी 0। रीजन क्या, cos 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर y पे रहता तो y में मिलेगा जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही, और बाकी x में और z में कितना हो जाता है, 0। समझ रहे हैं आप बात को, इसमें किसी प्रकार के किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना पॉइंट कितना था, 4। अब बात कर रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 का। पॉइंट नंबर किसका बात कर रहे हैं जी, 5 का। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। ठीक है, अब वेक्टर देखिए, अब वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस बट द component of that vector depends upon the orientation of axis। मैंने बोला कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो मैंने इस वेक्टर को प्लेन में शो कर दिया, ये मेरा वेक्टर ए है, तो अगर यहाँ पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दो, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया यहाँ पे ऐसे, जो ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ा रखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मुझे पता है एक्स एक्सिस से यहाँ पे अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस से कितना, गामा। ठीक है, तो अगर आपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, ऐसे रखा है, तो अगर एक्स कंपोनेंट पूछा जाए तो कितना बताओगे, ए कॉस अल्फा। एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस बीटा। जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस गामा। लेकिन मैंने वेक्टर को एज इट इज रखा। यहाँ पे देखिए, मैंने वेक्टर ए को एज इट इज रखा, लेकिन अब क्या किया, मैंने ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ जो था मेरा वाई एक्सिस मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, और जो मेरा जेड एक्सिस था इसको बना दिया वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस था इसको बना दिया हमने जेड एक्सिस। तो अब इस केस में मैं पूछूं कि यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस से क्या जो पहले अल्फा था वही रहा, तो बोलोगे नहीं सर, अब ये जो एक्स एक्सिस से एंगल हो गया बीटा, वाई एक्सिस से एंगल हो गया गामा, और जेड एक्सिस से एंगल हो गया अल्फा। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पे पूछूं कि एक्स कंपोनेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए कॉस बीटा, और वहाँ पे कितना आ रहा था, ए कॉस अल्फा। एंगल चेंज कर गया, वैल्यू चेंज कर जाएगा, बदल गया कि नहीं कंपोनेंट। मैं पूछूं वाई कंपोनेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए कॉस गामा। देखो वहाँ पे कितना था, वाई कंपोनेंट कितना था, ए कॉस बीटा था, और यहाँ पे गामा आ गया, तो फिर वैल्यू चेंज कर गया। वैसे ही जेड कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या बताओगे, ए कॉस अल्फा, तो वैल्यू फिर यहाँ चेंज कर गया। लेकिन वेक्टर चेंज किया क्या, नहीं, मैंने वेक्टर को चेंज नहीं किया, बावजूद सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने से मेरा कंपोनेंट चेंज कर गया। तो मैंने इसी बात को लिखा है कि अगर कोई वेक्टर है, अगर उससे चेंज ना किया जाए, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एज इट इज रखा जाए, तो वेक्टर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्सिस के ओरिएंटेशन चेंज करने से उस वेक्टर का कंपोनेंट चेंज कर जाएगा, वह वेक्टर कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से, इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपना ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली में ये मेरा क्वेश्चन एसी वर्मा का है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ये एक्चुअल में अपना पॉइंट है, ये अपना पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट में पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप समझिए एसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है। ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए एंड बीटा विथ वेक्टर बी। ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिए, अल्फा इज लेस देन बीटा, बी में दे रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ वेक्टर ए इज लेस देन वेक्टर
बी, वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मेरा बी है। सी ऑप्शन दे रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी, और डी दे रहा है क्या कि अल्फा इज लेस देन बीटा इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, बस जैसा क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ मुझे वैसा करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करा, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। देखिए मैंने एक वेक्टर ए ले लिया और ये मेरा वेक्टर बी है, तो हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कर लिया, और ये मेरा वेक्टर बी हो गया। तो ये पता है यहाँ से जो पास करेगा इसके रिजल्टेंट को शो करेगा, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा। ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। ये कह रहा है वेक्टर ए से बना रहा है अल्फ़ा और इससे बना रहा है वेक्टर बी से कितना, बीटा। मैंने बना लिया। अब सिचुएशन देखिए कह रहा है क्या कि अल्फ़ा इज लेस देन बीटा। हमें पता क्या, अभी तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये मेरा ऑप्शन ही गलत है। अल्फ़ा इज लेस देन बीटा इफ़ ए इज लेस देन बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन बी। तब दूसरा का चेक करते हैं, क्या बोला है, ए का मैग्नीट्यूड कम है और बी का ज़्यादा है। तो मैंने ए वेक्टर को बनाया छोटा और बी को बनाया बड़ा। देखिए वेक्टर बी को बनाया बड़ा, वेक्टर ए को बनाया छोटा। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए यही है ना, ठीक है। और वेक्टर बी को यहाँ बना लेते हैं जस्ट इसके पैरेलल। देखिए आप, ठीक है, ये मेरा वेक्टर बी है। तो यह एंगल कितना है, अल्फ़ा, यह एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, अल्फ़ा आपको दिख रहा है बीटा से ज़्यादा, तो अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। कब, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है वेक्टर बी से, मतलब इन्वर्स रिलेशन है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वह रिजल्टेंट से कम एंगल बनाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वह रिजल्टेंट से ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो वेक्टर बी का अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, मतलब अल्फ़ा कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। ये दिया है कम, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है ना, तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। सी में देखिए अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, अगर अल्फ़ा छोटा है तो मैग्नीट्यूड ए का ज़्यादा होना चाहिए, ये सही है। समझ में आ गया। तो इसे याद रखोगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका एंगल कम, और जिसका एंगल कम उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ठीक है।